नमस्कार। विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक यादव, कंप्यूटर लेक्चरर, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। आज आपको आगामी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 के कंप्यूटर पेपर का एक मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और ये प्रश्न पत्र आपको उस तैयारी में करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए हम सब मिल करके इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हम अपने प्रश्न को कितनी अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। कुछ चुने हुए प्रश्नों के साथ मैं दीपक यादव आपको आज बताऊंगा। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो प्रश्न पत्र है उसका जो समय होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है और पूर्णांक 60 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है। 40 अंक हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं और प्रैक्टिकल में हम अच्छा गेन कर जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम प्रश्न पत्र को ठीक ढंग से सॉल्व नहीं करते हैं। प्रश्न पत्र में आसान चीज़ें ही पूछी जाती हैं। कई बार विद्यार्थी मन में बड़े बड़े संशय लेके जाते हैं, क्या पूछा जाए, कैसे पूछा जाएगा। तो अपने मन को थोड़ा सा आपको सौम्यता से रखना है और प्रश्न पत्र को सावधानी पूर्वक हल करना है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है। हमें प्रश्न पत्र मिलता ही हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने ले जाते हैं। तो बेहतर ये हो कि पहले हम 15 मिनट जो हमको दिए गए हैं उसे ढंग से हम प्रश्न पत्र को पढ़ें, क्योंकि प्रश्न पत्र को जब ढंग से पढ़ेंगे तो हम उसे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, 1 वर्ड आंसर्स होते हैं, फिर 2 लाइन्स आंसर्स होते हैं और लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही दिए गए उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर का भाग नहीं हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न पर होता है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। अब यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर का भाग नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। सॉफ्टवेयर का भाग नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्राम प्रोग्राम दे रखा है, तो प्रोग्राम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। निर्देश, निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, वो भी सॉफ्टवेयर का भाग हो गया। ऑनलाइन हेल्प होती है, वो भी जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मिलती है आपको। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है सॉरी ये है आपका सीपीयू। सीपीयू आपका करेक्ट आंसर है। सीपीयू आपका करेक्ट आंसर है। सीपीयू आपका करेक्ट आंसर है। तो जो सीपीयू है आपका ये करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो सीपीयू होगा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम सभी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका, एक प्रोग्राम में कुल कितनी कंडीशन उसके लिए बनाई जाने वाली निर्णय तालिका में अधिक नियमों की संख्या होती है। तो एक प्रोग्राम में कुल 3 कंडीशंस हैं, 3 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो एक तरीका होता है कि प्रत्येक शर्त की 2 ही पार्ट हो सकते हैं, या तो एक यस होगा या तो एक नो होगा। तो हमें जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास ये क्या कह रहा है कि कुल 3 कंडीशन। तो 3 कंडीशन है, शर्तें कितनी हमारे पास 3 है। 3 का अब प्रत्येक शर्त की 2 अवस्थाएं होती है, एक यस होगी दूसरी नो होगी। तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर 3 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। और इसको अगर हम हल करें, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशंस, यहाँ पर दो यहाँ पर आपको सिचुएशंस होती हैं, एक यस होती है और एक नो। तो एस और नो दो ही होगा और कंडीशंस कितनी है यहाँ पर 3। तो इसका कंडीशन 3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कुल आपकी 8 निर्णय तालिका में 8 आपका आंसर होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको यहाँ पर देखना है
कि आपके जो कंडीशन, कोई भी कंडीशन होती है तो एक यस होती है और दूसरी नो होती है, एक यस होती है और दूसरी क्या होती है, नो होती है। तो यस और नो दो हो गई, उसके साथ कंडीशंस का हम जितनी भी कंडीशंस होंगी उस पर हम आपको घात लगा देंगे। तो जब उसका हम स्क्वायर घात लगा देंगे 2 to the power 3 हो गई, तो यहाँ पर 8। तो कुल आपकी यहाँ पर जो निर्णय तालिका में जो कंडीशंस होंगी वो कितनी हो जाएगी, अधिकतम नियमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, नियमों की संख्या 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सही उत्तर होगा। अब आता है वेब पेज के निर्माण में कौन से प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होता है। तो वेब पेज में निर्माण के लिए हम सभी जानते हैं कि आपने यूज किया होगा, अगर आपने प्रोग्रामिंग कर रखी तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि वेब पेज में निर्माण के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्ड स्टार एक बहुत पुराना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं है। C++ आप ऑलरेडी जो है उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इंटरमीडिएट में, तो ये तो आप उसमें HTML टैग्स लिखते नहीं है। HLL का मतलब होता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो HLL आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो वेब पेज के निर्माण के लिए अगर हम देखेंगे जो सही ऑप्शन है या सही विकल्प है हमारे लिए, दैट इज HTML। तो हमारा जो है सही ऑप्शन है वो HTML। अब हम सभी ने जो अगला प्रश्न है हमारा वो है आपका कि अगला प्रश्न है कि C++ भाषा को किसने विकसित किया। तो आप सभी अगर C++ की हिस्ट्री अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि सी को जो विकसित किया वो डेनिस रिची ने किया। ठीक है, डेनिस रिची के बाद उस लैंग्वेज में जो एडवांसमेंट हुआ, एडवांसमेंट का काम किया वार्ने स्ट्रॉप ने। तो वार्ने स्ट्रॉप ने जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया, उसी के कारण ये लैंग्वेज बन गई हमारी C++। तो वार्ने स्ट्रॉप इसका सही विकल्प का आंसर है। पास्कल एक लैंग्वेज है, दूसरी वो पास, और बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है मालिक हैं, और इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, यही ऑप्शन है आपका वार्ने स्ट्रॉप। ठीक है, तो अगला अगर हम आपकी बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है DBMS का संबंध निम्नलिखित किससे हो सकता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब हम किसी भी डेटाबेस को कंप्यूटर के थ्रू जो है मैनेज करते हैं किसी भी डेटा को, तो वो हमारा DBMS सिस्टम होता है। और DBMS सिस्टम की अगर आपने विशेषताएं कक्षा में पढ़ी हैं तो अगर ध्यान से उन विशेषताओं को याद करेंगे और इन विकल्पों को देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप उसका हल निकाल पाएंगे। सबसे पहला है कि डेटा के भंडारण से, बट नेचुरल है कि अगर कंप्यूटर पे डेटाबेस बन रहा है तो वो स्टोर हो रहा है, तो वो DBMS का काम ही है। ठीक है, दूसरा डेटाबेस से डेटा प्राप्त करना। डेटाबेस का एक मुख्य काम होता है कि डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करना, ये भी DBMS का ही काम है। तो और डेटा की सुरक्षा, नेचुरल है कि डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो कंप्यूटर में सुरक्षित होगा, तो डेटाबेस का ये भी एक मुख्य काम होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो DBMS का संबंध इन सभी बातों से है। DBMS का जो संबंध है वो इन सभी बातों से है कि यहाँ पर जो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों के में या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, जब भी हम बहुविकल्पी प्रश्न, हमारे परीक्षा में जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि वो हमारे प्रश्न सभी सही हो जाएं तो हम ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए कि जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, एक वन वर्ड आंसर्स होते हैं या वन सेंटेंस आंसर्स होते हैं, उसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही करें। तो पहला आपका जो यहाँ पर है, प्रोग्राम को परिभाषित कीजिए। तो प्रोग्राम को परिभाषित कीजिए, तो सिंपल है। आप सभी जो है यहाँ पर प्रोग्राम को परिभाषित करने की अगर बातचीत करते हैं तो ये आपका एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जब से भी कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहला अगर प्रोग्रामिंग भाषा शुरू हुई है तो प्रोग्राम क्या है, निर्देशों का समूह। यहाँ पर लिख सकते हैं निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वन सेंटेंस आंसर है, तो बस इतना ही लिखना आपको पर्याप्त है कि निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। ये वेरी सिंपल होगा आपके लिए, इससे अधिक आपको बहुत कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब HTML टैग कहाँ लिखा जाता है।
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। आपने HTML में प्रोग्रामिंग कर रखी है, HTML भाषा का प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो HTML टैग्स को लिखने के लिए आप कहाँ प्रयोग करते हैं? आप नोटबुक का नोटपैड का प्रयोग करते हैं, HTML टैग्स को नोटपैड में लिखते हैं और फिर उसको आप एग्जीक्यूशन के लिए कोई ना कोई आप उसमें वेब ब्राउजर को यूज करते हैं। तो HTML को लिखने के लिए हम नोटपैड यूज करते हैं। नेक्स्ट है C++ एक क्लास के अंदर किन्हें डिक्लेयर किया जा सकता है? जैसा कि आप C++ अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो C++ क्लास के अंतर्गत आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो बंडल होता है किसका? फंक्शंस का और डेटा का। तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि C क्लास के अंतर्गत हम जो है डिक्लेयर करते हैं मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को। तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो सकता है। हेडर फाइल नेक्स्ट आपका जो है, दैट इज अ हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? हेडर फाइल्स, जो हेडर फाइल्स होती हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग फाइल्स होती हैं जो हम C++ में प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें जब अपने कोई भी इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करते हैं तो बिना हेडर फाइल्स के प्रयोग के हम अपने फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यूज करते हैं इन या Cout या फिर CLR तो ये भी जो भी आप फंक्शन से उसमें यूज करते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। तो ऐसी फाइलों का जो आपका यहाँ पर एक्सटेंशन होता है वो .h होता है। आप .h करके यूज, जो हेडर फाइल्स होती हैं उसका एक्सटेंशन .h होता है। उसमें आप conio.h, iostream.h, math.h, इस तरह की बहुत सारी फाइलें आप वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दैट इज अ कंप्यूटर गेम किस प्रकार का कंप्यूटर गेम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर गेम आप अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कंप्यूटर हमारी जो है दिन प्रतिदिन जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी दिन प्रतिदिन समस्याओं का समाधान करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर गेम हमें सुविधा देता है, हमें खेलने की, हमारा जो है माइंड रिफ्रेशमेंट करने की सुविधा देता है, दैट इट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो हमारा क्या है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आता है आपका यहाँ पर आपके ये आगे आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब वो आप देखेंगे इससे पहले कि 1 नंबर के वो आपके जो है क्वेश्चंस थे, यहाँ पर आपके ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि 4-5 लाइनों में इनके उत्तर दिए जा सकते हैं। अब जैसे अब यहाँ पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, कोई एक उदाहरण दीजिए। अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन आपने जो है यूज किया है, हमने जो आपको बताया है वो कंप्यूटर गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन मतलब होता है यूज। कंप्यूटर का यूज हम अपने जो दैनिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत प्रचलित जो सॉफ्टवेयर्स हैं हम अपने कंप्यूटर के यूज करते हैं वो आपका MS वर्ड है, उसमें आपका MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये भी आपका जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS एक्सेल है आपका, ये भी आपका एक अपने क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप आंसर लिख दे रहे हैं तो उसमें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं, आपका जो है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, उसको आप वहाँ पर अगर बता के लिखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आपको थोड़ा सा अपना ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा आप उसमें एक्सप्लेन कर दें तो वो आपके लिए एक बेहतर वहाँ पर विकल्प हो जाएगा और आप उसे बड़ी आसानी से उत्तर दे सकेंगे। कैरेक्टर सेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। आपका कैरेक्टर सेट जो है आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है आपका कैरेक्टर सेट। और कैरेक्टर सेट C++ भाषा के बिल्कुल प्रारंभ में जब आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फाबेट का सेट होता है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें छोटा बड़ा पढ़ते हैं सबसे पहले, इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ते हैं, इसी तरह से C लैंग्वेज के अपने कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनका हम उपयोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो वो कैरेक्टर सेट यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि C प्रोग्रामिंग में आप A to Z कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, A to Z स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, 0 to 9 जो है नंबर्स यूज करते हैं, या फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स क्वेश्चन मार्क हैश, इस तरीके की जो चीजें यूज करते हैं यही है कैरेक्टर सेट। ठीक है,
तो आप सी भाषा में लिखने के लिए जिन अक्षरों का या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस शब्दों में जिन भी लेटर्स का उपयोग करते हैं वही कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। तो आप वहां पर बता सकते हैं कि कौन कौन से जो है सी प्लस 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 में कैरेक्टर सेट प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बेस कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आपके जो है जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मतलब कुछ निर्माण करने वाला, कुछ बनाने वाला। अब यहाँ पर कुछ बनाने वाला या कुछ निर्माण करने वाले से मतलब ये है कि सी प्लस प्लस भाषा में आपको पता है कि जब हम वहाँ पर डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं तो डेटा मेंबर्स को हम इनिशियल वैल्यूज नहीं दे सकते। अब कोई भी वेरिएबल्स है, अगर वहां पर उसको इनिशियल वैल्यूज ना दी जाए तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो गार्बेज वैल्यूज ले लेता है। तो उस गार्बेज वैल्यू ना लेने पाए, कुछ आप पहले से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो सी प्लस प्लस आपको फैसिलिटी देता है कि आप वहां पर कंस्ट्रक्टर्स का यूज करें। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं कि वो जो भी क्लास होता है उसी नाम के फंक्शंस होते हैं और वो अपने स्वतः ही क्रियान्वित होते हैं। तो ये बात आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी, जैसा कि क्लास में आपको बताया जा चुका है। इसका एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर क्या है, पूरी डेफिनेशन आप वहां लिखते हुए एक एग्जाम्पल आप लिखिए कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स बनाए जाते हैं और वो स्वतः ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो क्लास के नाम पर ही होते हैं, वो फंक्शन स्पेशल फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूट होते हैं और मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रोग्राम हमारा क्लोज होता है उसी के साथ वो क्लोज भी होते हैं, लेकिन उसके लिए क्लोजिंग करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर्स का भी यूज करते हैं। अब आता है बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास क्या होते हैं। तो कहने का मतलब कि क्लास तो आपको पता है कि क्लास जो है जो उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्लास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में ही है। बिना क्लास के कोई प्रोग्राम लिखे नहीं जा सकते। तो कोई प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को हम वहां पर बेस बोलते हैं और उस बेस क्लास से हम कोई दूसरी जो क्लास बनाते हैं, मतलब कि जो क्लास हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है उस क्लास का यूज करते हुए हम एक नई क्लास बनाते हैं, तो हमारी ड्राइव्ड क्लास कहलाती है। कहने का मतलब एक क्लास पहले से बनी हो और उस क्लास का उपयोग हम करें अपनी नई क्लास को बनाने के लिए, उसे हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डेफिनेशन ढंग से लिखनी ही लिखनी है। अब बात आती है कि सूडो कोड की जो है प्रमुख सूडो कोड की यहाँ पर प्रमुख गुणों को आप बताएं। तो यहाँ पर सूडो कोड के जो प्रमुख दो गुण हैं, सूडो कोड क्या होता है कि सूडो कोड जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जैसे सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं या आपका कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो सूडो कोड होते हैं उसमें भी हम इंग्लिश के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। तो जब हम सूडो कोड का यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट टू हमारा कह सकते हैं कि आपका नेक्स्ट टू जो है यहाँ पर बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा होता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसका जो है ऑप्शन है कि बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा होता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है कि बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा होता है। और दूसरा होता है कि ये इजी होता है, इसको समझना इजी होता है, क्योंकि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर कोई और चीजें वहां पर फिर लिखते हैं तो फ्लो चार्ट को जो है समझना आसान नहीं होता अगर व्यक्ति इसमें से सिंबल्स नहीं जानता है। तो यहाँ पर जो है सूडो कोड क्या होता है कि बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोई भी चिन्ह या चित्र ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं जिसमें कि अनईजी फील हो। तो यहाँ पर जस्ट लाइक हम जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सूडो कोड्स का उपयोग करते हैं, इसके लिए वहां पर ये आसानी होती है। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका है कि क्लास तथा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो है जो आप मैंने आपसे कहा कि 4-5 लाइनों में उत्तर देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये क्योंकि यहाँ प्रश्नों के अंक बढ़ जाते तो थोड़ा सा आपको उत्तर को क्या करना है, थोड़ा सा और एलाबोरेट करना है। क्लास तथा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। क्लास किसी भी एंटिटी पर लिखी गई बात होती है। सपोज करें कि जो है कोई स्टूडेंट है तो उसके स्टूडेंट, अगर क्लास में आप स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसकी जो है, मान लीजिए क्लास के बारे में लिखना है तो उसका नेम, रोल नंबर, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड होगी, एक ही चीज से रिलेटेड हो गई है तो स्टूडेंट एक क्लास बन जाएगी, ठीक है। अब उस क्लास से रिलेटेड जितने भी हमको जो भी कैलकुलेशंस कराने हैं और किस तरह के कैलकुलेशंस कराने हैं उससे हमें फंक्शंस लिखने होते हैं।
उस तरह के डेटा मेंबर्स डिफाइन करने होते हैं, तो उसे हमें टोटली पूरा एक प्रोग्राम लिख करके हमें क्लास ऑब्जेक्ट को वहाँ पर डिफाइन करना है कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपके क्लास में ढंग से पढ़ा है या थोड़ी सी किताब आप देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल क्लास को भी डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करना है। अब अगली बात आती है कि आपका वेब पेज तथा वेबसाइट से आप क्या तात्पर्य है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आज की डेट में हम सभी कोई ऐसा में से कोई ऐसा नहीं है जो कि वेबसाइट या वेबसाइट को उपयोग नहीं करता, वेबसाइट का उपयोग नहीं करता। तो वेबसाइट और वेब पेज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि वेब पेज जो हम सामने एक पेज देखते हैं किसी वेबसाइट को खोल करके, वो क्या होता है, कहलाता है वेब पेज, जो हमारे फ्रंट में आ रहा होता है। और इसी तरह की अगर कोई भी वेबसाइट है उसमें 2 3 4 पेजेस होते हैं, उसको मिलाकर के वेबसाइट बनती है। तो कहने का मतलब है कि जो है कि कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर उपलब्ध कराती है वो वेबसाइट के रूप में उपलब्ध कराती है। और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कई सारे पेजेस में बटी होती है। जैसे हमारी पुस्तक होती है तो पुस्तक में पन्ने होते हैं, तो पुस्तक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। कंप्यूटर की बुक है, वो मान लीजिए 12th की आपकी बुक है, दैट इज वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट और एक क्लास से रिलेटेड है, तो उसमें जो पेजेस हैं वो उसके पन्ने हैं। तो यहाँ पर भी होता है कि वेबसाइट पर कोई पुस्तक जैसा बहुत मोटा तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें 10 15 20 पेजेस जो पन्ने होते हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज वेबसाइट। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका जो अब आता है कि देखिए यहाँ पर मैंने इस जो है सेक्शन को आपको थोड़ा सा इलाबोरेट कर रखा है। आपका ये जो आंसर है इसको इलाबोरेट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन टेबल्स बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम इसमें हम समय दे पाते हैं क्लासेस में, और तो इसलिए मैंने इसको इलाबोरेट करने के लिए यहाँ पर आंसर्स दिया रखा है आपको कि निर्णय तालिका डिसीजन टेबल की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब डिसीजन टेबल की उपयोगिता क्यों है, आपको पता है कि जब हम इफ की कंडीशंस लिखते हैं प्रोग्राम में, और आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाता है कि जो इफ बेस्ड होता है उसमें 10 15 कंडीशंस दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि नेस्टेड इफ से लिखिए, या फिर आपको तब आप देखिए इसमें बहुत सारे इफ लगते हैं और उसकी जो इफ और एल्स की लेटर बनती है काफी बड़ी हो जाती है और आपको फिर समस्या होती है उसको सॉल्व करने में। इसी तरह जब हमारे पास किसी भी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इफ का कंडीशंस हो तो वहां पर हम डिसीजन टेबल का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, जो यहाँ पर ये करता क्या है, सबसे पहला जो ये काम आपका करता है वो आपके प्रोग्राम की लॉजिक जो होती है उसको सरलता से प्रस्तुत करता है। लॉजिक वही मैं बात कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर अगर शर्तें होंगी तो प्रोग्राम की लॉजिक तैयार करने में आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए जो है डिसीजन टेबल हमारी सबसे सरलता से प्रस्तुत। अधिक शर्तें अगर होती हैं, अधिक कंडीशंस होती हैं, तो उसमें क्या करता है, फ्लो चार्ट को प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। अगर फ्लो चार्ट में बहुत सारे जो है आपको डायमंड बॉक्स बनाने पड़े, मतलब वहां पर जो आपको ये सिंबल बनाना होता है वहां पर, तो आपको बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि एक इन होता है और दो जहाँ से आउटपुट निकलते हैं, तो ये आपको बनाने में जब बॉक्सेस बनते हैं तो इसका अरेंजमेंट करने में समस्या होती है। तो बेहतर होता है कि हम उसको डिसीजन टेबल के थ्रू करते हैं। और दूसरी चीज, जब हम अगर आप यहाँ यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसको नहीं यूज करते हैं सूडो कोड और एल्गोरिथम के द्वारा लिखा जाए तो इसको भी समझने में कठिनाई होती है। लेकिन डिसीजन टेबल का यूज करके हम अपनी जो अनवांटेड उसमें जो जरूरत की नहीं शर्तें होती हैं उसको भी हर कम कर देते हैं, इसलिए हमारे लिए डिसीजन टेबल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो है हमारा फॉर तथा डू वाइल लूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये फॉर और जो लूप होते हैं हमारे, वो लूप होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा कक्षा में कि लूप जो अगर बातचीत करें तो आपने वहां पढ़ रखा होगा फॉर वाइल और डू वाइल, आपने यहाँ पर डू वाइल पढ़ रखा होगा। ठीक है, डू वाइल, फॉर वाइल और डू वाइल। तो यहाँ पर क्या गया, डू वाइल लूप है, तो यहाँ पर जो दो लूप हैं, यहाँ पर जो फॉर और वाइल है,
ये लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कि अगर हम इसके जो फॉर लूप का अगर हम देखें यहाँ पर, तो फॉर लूप में आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर ये 3 भागों में बटा होता है इस तरीके। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन आती है, यहाँ पर कंडीशन आती है, और यहाँ पर अगर हम वाइल लूप को भी देखें तो वाइल लूप में भी यहाँ पर आपकी क्या आती है, कंडीशन आती है। तो आप अगर देखें वाइल लूप और फॉर लूप, वाइल लूप और फॉर लूप में अगर देखेंगे तो जब भी प्रोग्राम का नियंत्रण होता है सबसे पहले कंडीशन को वो चेक करता है। कंडीशन जब तक यहाँ पर लिखी हुई कंडीशन नहीं चेक हो जाती है तब तक वो लूप में प्रवेश नहीं करता। इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है फॉर लूप की बात है तो यहाँ कंडीशन चेक होता है। तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है। ये दोनों जो लूप है वाइल और फॉर, ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है। तो मतलब कि अगर क्या कहते हैं कि अगर आपकी जो कंडीशन अगर सत्य रहती तभी वो प्रोग्राम का जो है नियंत्रण इस लूप में प्रवेश करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस लूप में वो प्रवेश नहीं करेगा। ये एक बड़ा अंतर है किसमें, आपके एग्जिट कंट्रोल लूप पे। एग्जिट कंट्रोल लूप की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर आपका जो डू स्टार्ट होता है यहाँ से आपका, फिर ये इसका ये सिंटैक्स है वाइल का। अब यहाँ पर जो शर्त चेक होती है वो प्रोग्राम यहाँ पर चेक होती है। तो इसका मतलब कि एग्जिट कंट्रोल कहने का मतलब जो वाइल और फॉर लूप है, इस लूप में अगर प्रोग्राम प्रवेश करता है तो शर्त हमारी सत्य होनी चाहिए पहली बार में ही, जबकि हमारा जो डू वाइल लूप है उसमें शर्त असत्य होने पर भी प्रोग्राम कम से कम एक बार वह लूप हमारा एग्जीक्यूट करता है। ये प्रमुख अंतर है। जब भी अगर प्रोग्राम अगर आप परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं तो इस बात को आपको समझाना है कि हमारा जो वाइल लूप है और फॉर लूप है ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, अर्थात प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट जब होता है तो वहां पर आपका सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप किया जाता है। जबकि हमारा जो डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। कंडीशन के फॉल्स होने पर भी ये लूप एक बार कम से कम एग्जीक्यूट कर जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर दोबारा जब कंडीशन चेक होती है बॉटम में पहुंचने के बाद तो जाकर के यहाँ पर ये हमारा लूप। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको विशेष सावधानी रखनी है कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप का आपको जिक्र अवश्य करना है, तभी जाकर के ये आपका लूप का अंतर स्पष्ट होगा। ये 2 पॉइंट्स आपको वहां पर डालने हैं। अब बात आती है गणितीय ऑपरेटर। गणितीय ऑपरेटर आपने बहुत तरह के ऑपरेटर्स वहां पढ़ रखे होंगे, ठीक है। परीक्षा में आपको लिखना है तो गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। आपको वहां पर सब आपको क्लास में बताया जा चुका है कैसे वो लिखना है। आपको सबसे पहले वहां पर आपको बना लीजिए, आप वहां पर आप सिंबल्स बना लीजिए। सिंबल्स बना करके वहां सिंबल्स बना के लिखिए आप, ठीक है। प्लस आपका माइनस, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आपका मॉडुलस ऑपरेटर। इनके सारे के जो है चिन्ह आप बना करके विद एग्जांपल्स उसको डिस्क्राइब करिए। इसका नेम क्या है, इसका नाम एडिशन है, इसका सब्ट्रैक्शन है, इसका डिवीजन है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका मॉडुलस शेषफल निकालने के लिए काम आता है। तो ये सारे सिंबल्स आप विद एग्जांपल्स वहां पर आप आपने सिंबल्स लिख दिया, यहाँ पर आप यहाँ पर नेम डालिए, यहाँ पर नेम लिखिए कि ये आपने क्या है, ये एडिशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम 3 + 4 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इसमें हम 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 4 ÷ 3 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 4 मल्टीप्लाइड 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये सारा पूरा बताना, ये मॉडुलस आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए ये अगर हम यहाँ पर यहाँ बता रहे हैं कि 13 ÷ 4, 4 3 12, अगर यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर लगता है तो ये शेषफल निकालेगा 4 3 12 1। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है क्लास में आपको बताया भी गया है
और आपको बिल्कुल नोट्स भी बताएगी, तो इसको ढंग से एक्सप्लेन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत ढंग से एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो आगे, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते 5, ये मार्क्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से लिखना है, आपको पूरा फुल डिस्क्रिप्शंस लिखना है, आपको जितनी भी नॉलेज है पूरी की पूरी यहाँ पर आपको डाल देनी है, आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी है अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हुए। तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर जो है इसके प्रमुख प्रकारों का उदाहरण से डिस्कस कीजिए। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन था प्रोग्राम क्या होते हैं, तो आपको पता है निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस तरीके से आप बताते हुए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आप तो ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में है, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपको ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से लिखना होगा, बहुत जल्दीबाजी में नहीं, बहुत ढंग से सारे प्रत्येक प्रकार को वहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज, फिर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स, तो यूटिलिटीज सबको हर एक प्रकार को बताते हुए उसमें कम से कम आपको 3 से 4 लाइनों को डिस्क्रिप्शंस देते हुए विद एग्जांपल आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा। उसमें जरा से भी आपको कोताही नहीं बरतनी है, पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है और एक जितने भी उसके पार्ट्स हैं सब पार्ट्स को वहां पर बताना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इजी क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको उसमें लिखना और समय देना अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखिए, मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्लेन करने के पर्पज से मैंने लिख भी दिया है ताकि कोई पॉइंट छूट नहीं ना पाए, क्योंकि बताने के समय में हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो जाए या कुछ चीज छूट जाए, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं कि आपको ये 7 पॉइंट्स, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में अंतर, ये जैसा कि क्लास के टाइम में आपको बताया गया था कि हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ते पढ़ते प्रोग्रामिंग करते करते आपको इन बातों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते समय इन 7 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि ये 7 पॉइंट्स आपके आंसर में जरूर आ जाए। जब ये 7 पॉइंट्स आ गए आपके आंसर्स में, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आप, मुझे लगता है कि जब भी आप जब भी आप क्या कहते हैं, जब भी आप अंतर लिख रहे हैं तो आप सीधा सा क्या करिए कि डिफरेंस एक लाइन जरूर खींच लीजिए। अब लाइन खींचने का यहाँ पे आप जैसे पीओपी लिख लिया, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, ओप लिख दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट्स ढंग से आपको वहां अंतर लिखना है, बिल्कुल मतलब टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। बहुत उसमें ये नहीं कि कुछ उल जलूल चीजें लिख दे, कई बार आप आंसर लिखते हैं तो आंसर को लंबा करने के लिए वहां क्या करते हैं, कुछ उल जलूल चीजें भी लिखते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करिए। ये 7 पॉइंट्स अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल इजी होगा इस आंसर को लिखने में, और इस आंसर को बहुत ढंग से लिखना है। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं देंगे। तो पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट फंक्शन, जो मैंने यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा है वो पीओपी से। पीओपी क्या है कि आपकी फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पीओपी है वो आपकी फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम पूरे लिखे जाते हैं वो फंक्शन बेस्ड होते हैं, वो फंक्शनों में ही पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। कुल मिला के फंक्शनों पर ही ध्यान केंद्रित करके लिखा जाता है, इसीलिए पीओपी यहाँ प्रोसीजर मतलब फंक्शन, तो पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा आपका है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, डेटा और फंक्शन दोनों चीजें ही ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट एक बंडल होता है किसका, डेटा और फंक्शंस का। डेटा क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कैलकुलेशन। डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शंस लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि पीओपी हमारी जो है फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो फंक्शन और डेटा मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। अब जो ये लैंग्वेज होती है, अब आपको बात क्लियर हो जाती है, फंक्शनों में बटी होती है। पूरी की पूरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी फंक्शन में, हर जो भी कैलकुलेशन करानी है उसके लिए फंक्शन लिख दिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये डिवाइडेड होती है हमारी, उसमें जो हमारी क्या कहते हैं आपकी ऊप होती है वो डिवाइडेड होती है ऑब्जेक्ट्स में। ऊप, ये ऊप का गुण है, ठीक है, कि ये डिवाइडेड ऑब्जेक्ट, इस यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पूरे के पूरे जो प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है।
फंक्शंस आर पब्लिकली यूज, ये पीओपी का गुण है, ये पीओपी का गुण है। ये फंक्शन क्या होते हैं, पब्लिकली यूज। कहना है पब्लिकली यूज मतलब कि यहाँ पर जो भी फंक्शंस होते हैं उसका उपयोग कहीं भी किसी प्रकार से किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी कमी है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। इसी को देखते हुए हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। फंक्शन आर प्राइवेटली डिफाइंड, यहाँ पर क्या होते हैं कि जो एक क्लास से रिलेटेड जो फंक्शन होता है उसी क्लास का होता है, कोई दूसरी क्लास या कोई दूसरा फंक्शन उसको उपयोग बिना परमिशन के उपयोग कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर फंक्शन होते हैं वो प्राइवेटली डिफाइंड होते हैं, वो किसी क्लास से एसोसिएटेड होते हैं, दूसरी क्लास उसका उपयोग नहीं कर सकती है। फंक्शंस कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन पीओपी, जो पीओपी में होती है वो हमारी फंक्शंस को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड करने का मतलब कि सेम नेम से यहाँ पर फंक्शंस को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये पीओपी हमें परमिशंस नहीं देती है कि हम वहाँ पर फंक्शंस को उसी ढंग से जो है वहाँ पर उसी नेम से डिफाइन करने के। डिफाइन उसी नेम का मतलब, कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन सम है, सपोज करें सम फंक्शन है, तो हम दूसरा सम नाम का फंक्शन पीओपी में नहीं बना सकते। जबकि हमारी जो ऊप है, ऊप में जो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो है फंक्शंस चल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर उसके जो है आर्ग्यूमेंट्स में चेंज रखते हैं। ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं, सिंपल आप कहते हैं कि फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। यहाँ पर हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम कोई दूसरा वर्क नहीं दे सकते। कहने का मतलब क्योंकि वेरिएबल्स को ही जोड़ सकता है, वेरिएबल्स को घटाई यहाँ। जबकि ऊप में क्या होता है कि आप सभी को पता है कि ऊप में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट ऊपर कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन, अगर हमारा प्रोग्राम बन गया है, अब उसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, मतलब उसको हम आगे फर्दर यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, और डिफिकल्टी भी होगी अगर हमने यहाँ प्रोग्राम लिखे तो नए तरीके से लिखे। तो यहाँ पर इजी टू एक्सपेंशन, इजी टू एक्सपेंशन मतलब कि हम अगर पहले से ही कोई क्लास बना रखे हैं और उसमें कुछ और नई चीजें ऐड कर दे सकते हैं, तो यहाँ पर इजी होता है ऊप में। जैसा कि वहाँ पर एक अगर आप देखें कि ऊप का गुण इनहेरिटेंस का है, तो वहां पर क्या होता है, हम ड्राइव्ड क्लासेस बनाते हैं, उससे फिर नीचे क्लासेस बनाते हैं, तो पूरे जो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, रीयूजेबिलिटी है। टॉप टू डाउन अप्रोच है, यहाँ पर जो प्रोग्राम का अप्रोच है वो टॉप से ऊपर से नीचे की ओर प्रोग्राम चलता है, फिर ऊपर की ओर नहीं दे जा सकते। यहाँ पर क्या है, बॉटम से अप्रोच, जस्ट अपोजिट, बॉटम से ऊपर की ओर का जो है यहाँ पर अप्रोच रखते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कुल मिला के जब ये इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो आप ये 7 जो मैंने पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब किए हैं इसका जरूर वर्णन करें। अगर आप इसका जो एक्सप्लेन करते हैं तो आई थिंक आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अच्छा आपका आंसर एक सामने दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर एरे, एरे जो है आपका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जितने भी प्रोग्रामिंग एरे का हम यूज करते हैं, एरे बहुत ही मतलब डायनेमिक चीज है जिसका हम उपयोग करके अपने प्रोग्राम को, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम वेरिएबल अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या होता है, एरे। एरे में हम क्या करते हैं, किसी एक मान लीजिए हम एरे क्या है तो आप बता सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लास में बताया गया है कि अगर आपको 10 अगर आपको वेरिएबल्स यूज करने हैं अगर, तो आप क्या करते हैं, आप 10 वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हो, ए बी सी डी, आप INT लग करके इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको 10 वेरिएबल करना है तो 10 वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे। अगर आप एरे यूज करते हैं, सिंपल आपके लिए क्या होता है, INT लिखा, आपने यहाँ पर नम लिखा और नम के लिए अंदर आपने 10 लिख दिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, एक ही वेरिएबल के अंदर आपने 10 जो है वेरिएबल्स के वैल्यू स्टोर कर लिए। तो कहने का मतलब एक ही नाम के अंतर्गत हम अधिक से अधिक जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है एक ही नाम एक के अंतर्गत हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसी को एरे बोलते हैं। अब इसके प्रमुख प्रकार कितने हैं, इसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरे होते हैं। अब 1 डायमेंशनल का एक एग्जांपल बता दीजिए। ठीक है, 1 डायमेंशनल एग्जांपल बता दीजिए, पूरी इसकी मेमोरी की लोकेशंस बता दीजिए, उसको आप उसमें जो एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी तरह से 2 डायमेंशनल की आप लोकेशंस बता दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, आप उसमें स्टोर करा दीजिए। तो इस तरीके से आप वहां पर पूरा एक्सप्लेन करते हुए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल विद एग्जांपल इसका आंसर देना है। क्लास में आपको इस चीज को अच्छी तरीके से आपको लिखाया गया है और इसको बताया भी गया है, और ढंग से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे पूरा टोटली। उसमें आप
किस तरीके से मेमोरी लोकेशन में हमने आपको बताया भी था क्लास में कि आप वहां पर किस तरीके से अगर आप वन डायमेंशनल बना रहे हैं तो आप उसका टोटली जो है बिल्कुल ढंग से आप वहां बताइए कि एरे हमारा ये वन डायमेंशनल होता है। इस वन डायमेंशनल एरे मान लीजिए हमें कुछ इस तरीके से सपोज हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। INT अगर हमने लिख दिया, नम अगर आपने लिख दिया 5, तो उसमें बताइए कि आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप बताइए कि ये हमारी एरे की जो है पहली लोकेशन है, ये एरे की हमारी दूसरी लोकेशन है, ठीक है, ये एरे की हमारी जो है, इस तरीके से आप पूरा एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ये आपका वन डायमेंशनल एरे होगी। इसी तरीके से आप यहाँ चाहें तो आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये हमारी 2 डायमेंशनल एरे कैसे होती है। इसको पूरा आप डिफाइन करके पूरा एक एक लोकेशन बताइए कि हमारी ये कौन सी लोकेशन, पूरा आप यहाँ पर जब आप डिफाइन करके बताएंगे वन डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, तो आपके लिए इजी होगा। एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे लगेगा कि बच्चे को कुछ नॉलेज है और आपको फुल मार्क्स देगा। और अगर आप ऐसे ही लिख के आ जाएंगे विदाउट अपने जो भी प्रोग्राम है, जहां पर भी आपको लगता है कि डायग्राम की जरूरत है, जहां पर भी लगता है उसको जरूर बनाइए, तो बिना उसके आपके लिए एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं होगा और आपको नंबर भी पूरे ढंग से मिलेंगे नहीं। अब वेब पेज में निम्न को कैसे सम्मिलित किया जा सकता है, आपको पता है। अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है आपको, तो वहां पर अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है तो आपके लिए चित्र के लिए आपको पता है इमेज IMG टैग का उपयोग करते हैं आप वहां पर। ठीक है, आपको पता है कि आप जो अगर आपको पिक्चर्स उपयोग करनी है तो यहाँ चित्र के लिए आप यूज करते हैं IMG टैग। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आपका सोर्स आता है SRC। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सोर्स होता है वो SRC होता है। ठीक है, SRC, इसमें आपको लोकेशन बता देते हैं। IMG टैग बुलेट संख्या के लिए यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट आपको जो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आपको यूज करना है तो अनऑर्डर लिस्ट आप यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बुलेट और नंबर्स के लिए ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट, बुलेट्स के लिए दोनों बताना है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है बुलेट्स और नंबर, तो बुलेट्स के लिए आपको अनऑर्डर लेना है और नंबर्स के लिए ऑर्डर लिस्ट लेनी है। तो OL और UL टैग आपको यूज करना है। ठीक है, अब आगे आपका यहाँ पर फ्लो चार्ट, जिससे कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, 3 संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करने हेतु फ्लो चार्ट बनाइए। अब देखिए, अब आपको सबसे पहला ये क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट, तो आपको सबसे पहले बता देना है कि भैया इसमें आप कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं। स्टार्ट के लिए यूज करते हैं आपकी फ्लो लाइंस हैं, ठीक है, आपके इनपुट आउटपुट बॉक्स है, ठीक है, इनपुट आउटपुट बॉक्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपका डिसीजन सिंबल है। ठीक है, इनपुट आउटपुट बॉक्स है, डिसीजन सिंबल है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग बॉक्स है। तो इस तरह के जितने भी आपके ये सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स बताने हैं आपको, और इनकी दो दो लाइन कम से कम लिखना होगा कि आपको इसका उपयोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग बॉक्स का क्या उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे सिंबल्स आपको बताने होंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 3 संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करने हेतु फ्लो चार्ट बनाइए। तो आप इजी है, अगर आप इसमें बनाना चाहेंगे तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 संख्याएं आप ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लीजिए, इनपुट A B और C। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले यहाँ पर डिसीजन ले, ये सिंबल लेना है। यहाँ पे लिखेंगे इफ A इज ग्रेटर देन B, इफ सॉरी थोड़ा सा छोटा लेते हैं क्योंकि
स्पेस यहाँ पर आ जाए ताकि इसी बोर्ड पर आपको दिख जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप इनपुट आउटपुट बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, इनपुट ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप if a इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे लिया आपने, यस ले लीजिए। if a is greater than, if a is, if a is greater than b, यहाँ पर यस रखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या आ गया ए। अब यहाँ पर अगर नो हो जाता है, दिस मीन्स व्हाट, अगर नो हो गया इट मीन्स, अगर नो हो गया इफ ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, इट मीन्स अब आप चेक कर लिए इफ बी इज ग्रेटर देन सी, और अगर क्या हो गया यस, देन क्या करना है आपको, प्रिंट सी करना है। अगर यहाँ पर ये नो हो गया, भाई दे नो हो गया, तो क्या होगा, और यहाँ पर अगर ये नो हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉरी, प्रिंट सी हो जाएगा, और यहाँ पर ये, यहाँ पर एंड कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फ्लो चार्ट बन जाएगा। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स में आपको बड़ा नंबर पता करना है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से। यस तो सॉरी नो हुआ तो यहाँ पर आया, फिर ए नो यस हो गया तो ये नीचे आ जाएगा, ए बड़ा है बी से, प्रिंट ए यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर ए बड़ा है बी से, नहीं बड़ा है, देन चेक करेंगे बी इज ग्रेटर देन सी, यस हुआ तो सॉरी यहाँ पर आएगा आपका, ये आपका यहाँ पर बी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इफ बी इज ग्रेटर देन सी देन बी प्रिंट होगा और ये एंड कर जाएगा। अगर बी इज ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन सी, इसका मतलब सी बड़ा, सी प्रिंट करेगा और ये फिर यहाँ से बाहर। इसी तरह से अगर ए बड़ा बी से बड़ा नहीं है तो ये क्या होगा, इसका मतलब सी बड़ा है और यहाँ से बाहर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट भी वहां आपको बनाना है। अब आपका जो है यहाँ पर 1 से 10 तक का पहाड़ा सी फॉर लूप अथवा वाइल लूप का प्रयोग करते लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें बहुत आपको सोचना नहीं है, सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप प्रोग्राम मैं अगर चाहूँ तो आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। प्रोग्राम लिखने में बहुत इजी प्रोग्राम है ये। आप यहाँ पर देखिए, वाइड मेन से लिखिए आप यहाँ पे तो लिख देते तो बेहतर रहता।
यहाँ पर आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप प्रिंट सी आउट कर लीजिए सिंपली। बहुत मैं यहाँ पर आपको ए इंटू आपका बी कर देंगे सिंपल, ठीक है, आपको ये प्रिंट हो जाएगा। और इस तरीके से सिंपल मैंने लॉजिक आपको लिख दी है, बाकी आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ए और बी वेरिएबल ले लिया, ये लूप चलेगा 10 तक और 10 तक का पढ़ा, ठीक है। ये प्रोग्राम 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का पढ़ा देना, आउटर लूप जो है 10 बार चलेगा और हर एक बार टाइम के लिए इनर लूप चलेगा। तो इस तरीके से ये सेम पूरा प्रोग्राम तो मैंने नहीं लिखा, आपको एक सिंपल जो आपकी लॉजिक थी यहाँ पर ये डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, रिलेशनल डेटाबेस विशेषता बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपको देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ों को उसने पूछ लिया है आपको, ठीक है। डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस आपको बता देना, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। वो रिकॉर्ड्स को बताते हुए अब डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैनुअली जो डेटाबेस रखा जाता है उसमें डेटा सर्च करने में आपको बहुत समस्याएं होती हैं, ठीक है। और उसका रिकॉर्ड कीपिंग बहुत, सर्चिंग में आपको दिक्कत होती है, रिकॉर्ड को बहुत रखते हैं तो बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाता है और तुरंत हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो जो मैनुअल डेटाबेस होता है उसमें क्या कहते हैं, डेटा रखने पर हमें तुरंत रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है। और आपके डेटाबेस की कमियां भी हैं कि हमारे पास एक से अधिक एंट्रीज हो जाती हैं, ज़्यादा जगह पे एंट्रीज हो जाती है, इसकी जगह होती है, एम्बिग्युइटी पैदा होती है। तो इस तरीके से जो कुछ चीज़ें आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है इसमें आपको ढंग से आपको पढ़ना। रिलेशनल डेटाबेस की विशेषता बताइए। रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ पर जब हम दो या दो से अधिक डेटाबेस को आपस में जोड़ लेते हैं तब सभी डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता करके पूरा लिखना। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से पूछे गए। बिल्कुल आपको बेसिक पूछा गया, डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, सबसे पहले तो आपको डेटा पूछा गया कि डेटा क्या है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। तो आपको पहले वो बताना है। देन डेटाबेस क्या है, फिर डेटाबेस बताना है आपको क्या है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। देन डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फिर आपको डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है, डेटाबेस की आवश्यकता इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 चीजें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछी गई और इक्वली मार्क्स होगा। सबसे पहले आपको डेटा बताना है, फिर उसके बाद आपको डेटाबेस क्या है वो बताना है, डेटाबेस की जरूरत क्या है उसको बताना है। देन आपको रिलेशनल डेटाबेस, मतलब चारों चीजों को यहाँ पर आपको ढंग से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, आपको पता है कि जो भी क्लास होती है उस क्लास में हम जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, उसकी हम एक्सेस अधिकार, उसको एक्सेस किस तरह से, उसके जो है फंक्शंस या उसके ऑब्जेक्ट किस प्रकार से उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, उसके हम यहाँ पर राइट्स को डिफाइन करते हैं। तो जो भी हमारे पब्लिक डेटा मेंबर होते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, सॉरी, जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम सीधे ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके मेंबर फंक्शन ही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो और तीसरा जो आपका प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में आपका पता है कि प्रोटेक्टेड जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं उसको केवल उस क्लास के फ्रेंड फंक्शन या फिर जो डिफाइंड फंक्शंस होंगे, जो उसकी फ्रेंड क्लासेस होंगी, वही मेंबर फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस का पूरा थ्योरेटिकली आंसर है, इसको आपको ढंग से आपको बिल्कुल थ्योरेटिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको इसको लिखते समय पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट वाइज क्लास में बताई जा चुकी हैं। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को जब भी लिखें तो
आप पूरा एक एक चीज वहां पर आप डिफाइन करें, पब्लिक किस तरह से एक्सेस होता है, प्राइवेट में किस तरह से एक्सेस होता है, प्रोटेक्टेड में किस तरह से एक्सेस होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि जो पब्लिक आपके जो है डेटा मेंबर फंक्शंस होते हैं उसको आप ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जबकि आपका जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं और जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं उसको आप मेंबर फंक्शन से ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उस प्रोटेक्टेड मेंबर को हम केवल जो है उनके मेंबर जो है आपके डेटा मेंबर्स को, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उस प्रोटेक्टेड मेंबर के थ्रू केवल हम उसको एक्सेस कर पाते हैं जो उसके मेंबर्स फंक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने आज की इस मॉडल पेपर में आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। यही अंतिम नहीं है, यही एंड नहीं है। ठीक है, कि इतना ही हमको पढ़ना है जितना हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आप और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, और बेहतर होगा कि आप अपने एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको वहाँ छोड़ के नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर डू करो या मरो की स्थिति होती है। आप अगर क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर नहीं आता है तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ बातें आपको याद आ जाएंगी और आप जरूर उसमें लिखेंगे तो बेहतर होगा कि आपको आप अपने जो है पूरे क्वेश्चंस का आंसर्स लिखें। तो इसी के साथ आज जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ, आपको मैंने जो है महत्वपूर्ण जानकारी पेपर से संबंधित उपलब्ध कराई। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।